डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 21 5 साल बाद तरुण और जिया अब दोनों काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और दोनों एक साथ एक ब्राक राज्य के शाइन शहर के अंदर से गुजर रहे थे। तो फाइनली अब हम शाइन शहर कहे जाने वाले इस शहर के अंदर आ गए हैं। बहुत सारे मीडियम स्कूल हमें बिना किसी शर्त के अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, पर तुम कहते हो कि हमारे लिए शाइन स्कूल अच्छा रहेगा, जबकि इस स्कूल की कोई रैंक भी नहीं है। जिया तरुण से कहती है, मेरे टीचर ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था, ना कि तुम्हें। किसने कहा था कि तुम यहाँ मेरे साथ आओ? तरुण जिया को चिढ़ाकर कहता है, तुम कितने बेपरवाह हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। अच्छी बात है, जी तो कर रहा है कि इस पर तुम्हारा मुंह तोड़ दो, पर 2 दिन में तुम्हारा टेस्ट है और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ मुझसे पिट कर जाओ। इसलिए मेरी इस प्यारी छोटी सी आत्मा को तुम पर तरस आ गया। जिया ताना मारकर मजाक करते हुए कहती है, ओह, तो नॉर्निंग स्कूल की बॉस के पास छोटी सोल है। तरुण उसे चिढ़ाकर कहता है, अब तुम जैसे नादान लड़के से और कहूँ भी तो क्या। अब मैं थक गई हूँ और जल्दी से मेरे आराम करने के लिए कोई होटल ढूंढो। जिया कहती है, हाँ ठीक है। तरुण परेशान होकर जवाब देता है। अब वो दोनों एक बड़े से होटल के पास जाकर रुक जाते हैं। रोज होटल, इसके बारे में क्या ख्याल है? जिया होटल के ऊपर लगे बड़े से नाम को पढ़कर कहती है, जैसा तुम चाहो। तरुण जवाब देता है और अब वो दोनों उस होटल के अंदर घुस जाते हैं। होटल अंदर से काफी ज्यादा आलीशान था और वो दोनों सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर रूम चेक करवाने लगते हैं। तभी पीछे से एक रईस बिगड़ा हुआ लड़का 2 लड़कियों को लेकर वहां आता है और रूम की चाबी मांगता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता। इस पर वो लड़का उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम मुझे नहीं जानते क्या? तुम यहाँ नए हो? अब जल्दी से अपने मैनेजर को यहाँ बुला कर लाओ। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट वहां से डरकर अपने मैनेजर को बुलाने के लिए भाग जाता है। तरुण और जिया वहां पहले से ही खड़े हुए थे और तरुण को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए तरुण उस लड़के से कहता है, हे, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ तुमसे पहले से खड़े हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। तो मैं क्या करूं? वो लड़का जवाब देता है। इस पर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो आगे आकर उसे धमकाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस यहाँ से अब चुपचाप चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम दोनों भी सोल मास्टर्स ही हो। चलो आओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर दम है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ, वरना तुम ही मुझे यहाँ से जाकर दिखा देना कि बाहर कैसे जाते हैं। वो लड़का गुरूर से भरकर कहता है। उसके इतना कहते ही जिया उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है कि तभी तरुण उसे रोक लेता है और खुद उस लड़के से लेने के लिए आगे आ जाता है। वहाँ होटल के अंदर बैठे सभी लोग अब उन्हीं को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और घबराकर उस लड़के को रोकते हुए कहता है, नहीं 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 मिस्टर धनुष, आप प्लीज शांत हो जाए। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद मैनेजर तरुण को भी शांत होने के लिए कहता है। अब वो धनुष नाम का लड़का मैनेजर से कहता है, मैनेजर वासु, तुम इस बिजनेस पर अब कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। उद्धरण चिन्ह। सॉरी मिस्टर धनुष, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, नया स्टाफ अभी अच्छे से रूल्स नहीं जानता, मुझे माफ कर दीजिए। एम सॉरी। मैनेजर माफी मांगते हुए कहता है, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। यहाँ पहले से मिस्टर धनुष ने रूम बुक कर रखा है और अब हमारे पास आपके लिए कोई रूम नहीं है। प्लीज आप किसी और होटल में जाकर देख लीजिए। मैनेजर तरुण और जिया से माफी मांगकर समझाकर कहता है। इस पर धनुष मुस्कुराता है और इससे जिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में होकर कहती है, हम नहीं जा रहे तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी हमें नीचा दिखाने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें नहीं लगता तरुण की अभी हम किसी ने तंग करने की कोशिश की है, क्योंकि हम दोनों अभी छोट है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बेचारा मैनेजर परेशानी में आ जाता है और तभी धनुष हंसकर कहता है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मुझे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो लड़का धनुष उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैनेजर उसे शांत करते हुए कहता है, मिस्टर धनुष प्लीज आप शांत हो जाओ, ये शायद शहर में नए हैं, प्लीज आप दोनों मिस्टर धनुष से माफी मांग लो वरना। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने इतना ही कहा था कि तभी धनुष उसे टोक कर धमकाते हुए कहता है, अपनी बकवास अब बंद करो और चुप हो जाओ, यहाँ तुम्हारा अब जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। धनुष के आगे मैनेजर की एक भी नहीं चलती और वो बेचारा चुपचाप वहां से पीछे हट जाता है। जिया फिर से धनुष से लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर तरुण उसे फिर से रोक लेता है और उससे कहता है, ये मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। क्यों? ये मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ, मैं इसे बहुत बुरी तरह से पीटना चाहती हूँ।
जिया गुस्से में धनुष को देखते हुए कहती है। धनुष ये देखकर मुस्कुराने लगता है और तभी तरुण जिया को समझाते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ये मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। ये क्या ड्रामा चल रहा है? अब आपस में लड़ना बंद भी करो। जैसा मैंने कहा था, तुम दोनों साथ मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। धनुष उन पर ताना मारकर कहता है। ये सुनकर तरुण को भी अब गुस्सा आने लगते हैं और अब जिया तरुण से कहती है, संभल कर लड़ना। उद्धरण चिन्ह। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर तरुण आगे धनुष से लेने के लिए चला जाता है और लेने की पोजीशन में आकर धनुष को अपने ऊपर हमला करने के लिए इशारा करते हुए कहता है, आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। तरुण का जज्बा देखकर धनुष हल्के से मुस्कुराता है और तेजी से उछलकर तरुण पर हमला कर देता है। वो उछलकर तरुण को मुक्का मारता है और तरुण भी अपनी तरफ से जोरदार मुक्का मारता है। दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों लड़के ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं। काफी ज्यादा ताकतवर है, तरुण मन ही मन कहता है। धनुष अपने मुक्के को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मेरे पंच को अच्छे से रोका, मुबारक हो, अब तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। इतना कहकर धनुष एकदम तेजी से फिर से छलकर अपना पंच तरुण को मारने के लिए बढ़ता है। ये देखकर तरुण अपने पिछले जन्म की ताकत का इस्तेमाल करता है और कैचिंग ड्रैगन हैंड का इस्तेमाल करता है। एकदम से तरुण के दोनों हाथ सफेद पड़ जाते हैं और उसके उल्टे हाथ में एक ऊर्जा बन जाती है और तरुण उसे अपनी तरफ उछलकर आते हुए धनुष पर इस्तेमाल कर में उसे तेजी से मारने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। धनुष महसूस करता है कि वो एकदम अचानक से तरुण की तरफ खींच रहा है और वो एकदम अपने आप को संभालता है और वहां से दूर हो जाता है। ये देखकर तरुण भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उसकी तरफ उसे मारने के लिए तेजी से बढ़ता है और उसे बहुत जोर से मारता है, पर धनुष किसी तरह से अपने आप को उसके इस हमले से बचा लेता है। पर तरुण की वो ताकत काफी ताकतवर थी और तरुण के उस खाली वार से होटल के दरवाजे हिल जाते हैं। धनुष भी इससे घबरा जाता है और वो फिर उल्टा तरुण पर वार कर देता है, पर तरुण भी अपने आप को उसके वार से बचा लेता है और धनुष को उठाकर दूर फेंक कर मारता है। धनुष पीछे दूर जाकर जमीन पर घिसट जाता है और किसी तरह से खुद को संभालता है। ये देखकर वहां बैठे और खड़े सब लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जिया अपने हाथ से मैनेजर का खुला हुआ मुंह बंद करती है और हल्के से हंसती है। तरुण अब दोबारा से लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और धनुष की तरफ इशारा करके कहता है, तो रुके क्यों हो और नहीं लड़ोगे? उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं, मैं इस बार तो तुमसे हार गया, पर अब तुमने मुझे सोल पावर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है और देखते हैं कि इस बार तुम मुझे कैसे हराते हो। इतना कहकर धनुष अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर से कहता है, व्हाइट टाइगर शील्ड बॉडी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही धनुष के सफेद टाइगर में बदल जाता है और उसकी सोल रिंग भी निकलकर बाहर दिखाई देने लगती है। उसके इस रूप को देखकर तरुण चौंक होकर कहता है, 1000 साल पुरानी सोल रिंग। उद्धरण चिन्ह। मैं धनुष व्हाइट टाइगर की मार्शल सोल के साथ लेवल 37 का वार सोल मास्टर हूँ। देखते हैं कि अब तुम मुझे कैसे हराते हो। धनुष लेने की पोजीशन में आ कर कहता है। उसे इस रूप में देखकर उसके साथ आई वो दोनों लड़कियां भी घबरा कर वहां से छिप जाती है और वहां खड़े और बैठे बाकी लोग भी चीजों का सहारा लेकर उनके पीछे छिप जाते हैं। उसके बाद अब तरुण अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करता है और अपनी मार्शल आत्मा नीले पौधे को बाहर निकाल कर कहता है, मैं तरुण नीले पौधे की मार्शल आत्मा के साथ लेवल 29 का टूल सोल मास्टर हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर तरुण भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर धनुष तरुण पर हंसते हुए कहता है, हाँ, नीले पौधे की मार्शल आत्मा। उद्धरण चिन्ह। लगता है कि तुम्हें नीले पौधे की मार्शल आत्मा को देखकर बड़ी हंसी आ रही है। जिया धनुष की तरफ देखकर कहती है, मार्शल आत्मा बेकार तब होती है जब उसे इस्तेमाल करने वाला सोल मास्टर खराब होता है। तरुण धनुष के तरफ हमला करने के लिए इशारा करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मार्शल आत्मा एक बेकार मास्टर के साथ बेकार होती है। अब देखते हैं कि तुम कितने अच्छे सोल मास्टर हो। इतना कहकर धनुष सीधा तरुण पर हमला कर देता है। 22 होटल रोज। धनुष सीधा तरुण पर हमला कर देता है, पर तरुण भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उससे बचने की कोशिश करता है। धनुष तरुण पर कई हमले करता है और तरुण उसके हर हमले से बचकर अपनी नीले पौधे की मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करके रूट्स का हमला धनुष पर कर देता है, पर धनुष उसके इस हमले को नाकाम कर देता है और अपने पंजों से उन रूट्स को काट देता है। धनुष अब तेजी से तरुण की तरफ हमला करने के बढ़ता है और जैसे ही वो तरुण को पंजा मारने की कोशिश करता है, एकदम से तरुण वहां से हटकर बच जाता है और दोबारा से धनुष को रूट्स में जकड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार तरुण का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता है और ये देखकर धनुष अपने व्हाइट टाइगर की लाइट वेव का इस्तेमाल करता है और तरुण के सोल पावर से निकली हुई वो सारी रूट्स टूटकर चारों तरफ बिखर जाती है। तरुण इससे थोड़ा पीछे हट जाता है और धनुष कहता है, तरुण एक बीस्ट सोल की अटैक पावर हमेशा एक टूल सोल की अटैक पावर से ज्यादा होती है। नीले पौधे की पावर मेरे सोचने से थोड़ी ज्यादा निकली, लेकिन ये फिर भी मुझे जकड़ नहीं पाए। धनुष अभी से खुशी मनाने लगा था और तभी चारों तरफ बिखरी हुई नीले पौधे की रूट्स अपने आप गायब होने लगती है।
अब तरुण एकदम से खड़ा होकर अपनी पॉवर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, शायद अभी तक तुम अच्छे से नहीं समझ पाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर तरुण अपनी पॉवर का इस्तेमाल कर देता है और चारों तरफ से नीले पौधे की रूट्स निकलकर धनुष को बुरी तरह से जकड़ लेती है। मेरी नीले पौधे की मार्शल आत्मा के अंदर धतूरा सांप का जहर मौजूद है। जब भी तुमने मेरी मार्शल सोल को तोड़ने के लिए ज्यादा पॉवर का इस्तेमाल किया है, तब तुम्हारे शरीर के अंदर वो जहर गया है। अब तुम धीरे धीरे लकवा महसूस करने लगोगे, तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तरुण धनुष को समझते हुए कहता है। इससे धनुष को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने लगता है और कहता है, तुम्हारी मार्शल आत्मा नीला पौधा सच में कमाल का है। अगर मेरे पास बस 2 सोल रिंग्स होती तब शायद मैं हार सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तीसरी रिंग की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। धनुष अब अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करता है। व्हाइट टाइगर वज्र बदलाव। धनुष जोर से कहकर चिल्लाता है। एकदम से धनुष के टाइगर वाले रूप के शरीर में से बड़े बड़े पीली रोशनी के कांटे निकलने लगते हैं और एक जोरदार बहाव तरुण की उस फॉर्मेशन पर दबाव बनाने लगता है। तरुण ये देखकर अपनी रूट्स को और ताकत से जकड़ने की कोशिश करता है। धनुष की वो पॉवर का भाव बहुत ज्यादा ताकतवर था और एक जोरदार पीली रोशनी का भाव धनुष के शरीर में से निकलता है और तरुण की उस फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ता चला जाता है। तरुण भी इस प्रेशर की वजह से पीछे डेक पर जाकर लगता है और वहां छिपे सभी लोग और चीज हवा में उड़कर पीछे जाकर गिरती है। क्या यही हजारों साल पुरानी सोल रिंग थी? तरुण जमीन पर बैठे हुए खुद से मन ही मन कहता है। जिया तरुण के पास आती है और तरुण को सही पाकर धनुष को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तरुण एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और गर्दन नामे हिलाता है। उसके ऐसा करने से जिया रुक जाती है। धनुष अब आगे आता हुआ कहता है, नीले पौधे की कठोरता सच में मेरी सोच से ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरी नॉर्मल पावर भी उसे एक बार में नहीं काट पाए। लेकिन अब मैं अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको व्हाइट टाइगर वज्र बदलाव कहा जाता है। व्हाइट टाइगर वज्र परिवर्तन आधे घंटे तक बरकरार रह सकता है। इस आधे घंटे के लिए मेरी सभी ताकतें दुगनी हो जाती है। 37 के लेवल की मेरी आत्मा शक्ति और व्हाइट टाइगर वज्र परिवर्तन की मजबूती के साथ जहर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। धनुष अब इतना बताने के बाद वहां से बाहर जाते हुए हंसकर कहता है, मुझे आशा है कि हम दोनों फिर कभी जरूर मिलेंगे। अगर शाइन स्कूल में तुम्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो उन्हें मेरा नाम बता देना। उद्धरण चिन्ह। धनुष अपने साथ जिन लड़कियों को लाया था अब वो भी दोबारा से उसके पास आ जाती है और धनुष उन दोनों की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर वहां से जाने लगता है। तभी जिया पीछे से उससे पूछती है, तुम ये कैसे जानते हो कि हम शाइन स्कूल में जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, क्योंकि मैं तुम्हें वही तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलूंगा। इतना कहकर धनुष हंसते हुए दोनों लड़कियों के साथ वहां से चला जाता है। ये आदमी कुछ ज्यादा ही खराब है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, जिया गुस्से में होकर कहती है। जिया आगे तरुण से कहती है, तरुण, जब हम शाइन स्कूल के अंदर जाएंगे तो हम इससे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं नॉर्डिक स्कूल की बॉस थी। उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ उसके बारे में बुरा या भला सोचना नहीं चाह रहा, पर अभी जो यहाँ लड़ाई हुई वो हर तरह से उसमें परफेक्ट निकला है। उसकी ताकत हमसे कई ज्यादा थी, पर उसने हमें हट नहीं किया और ना ही तंग किया। तरुण कहते हुए डेक पर नॉक करता है और नीचे से रिसेप्शनिस्ट निकलकर बाहर आता है और तरुण को कमरे की चाबी दे देता है। तरुण अब आगे जिया से कहता है, उसने जाते समय हमारे लिए थोड़ी सी फिक्र ही जताई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जिया खुद से मन ही मन कहती है, हमारी फिक्र जताई है, या तुम अभी हुई अपनी हार को छिपाना चाह रहे हो? पर चलो छोड़ो, अब क्या कहूँ तुमसे। उद्धरण चिन्ह। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो क्या? तरुण पूछता है। नहीं तो क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जिया उल्टा उससे पूछती है। चलो छोड़ो, अब हम दोनों अपने होटल के कमरे में चलते हैं। इतना कहकर तरुण वहां से अंदर जाने लगता है और फिर जिया नहीं उसके साथ जाने लगती है। होटल में अंदर जाते हुए जिया तरुण से पूछती है, तरुण, तुम जैसे अभी उससे हारे हो तो क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे अकेले को यहाँ से जाना पड़ा तो मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ इसमें नहीं घसीटूंगा। उसने अभी सही कहा था, एक सोल रिंग की वजह से उसकी और मेरी ताकत में काफी ज्यादा अंतर था। जब उसने व्हाइट टाइगर वज्र बदलाव का इस्तेमाल किया तो मेरी ताकत उससे कम पड़ गई। पर तुम चिंता मत करो, अगर उसने तुम्हें निकालने की कोशिश की तो मैं उसे मारने तक लड़ता रहूंगा। अगर मुझे उसे दोबारा लेने की जरूरत पड़ी तो उसे जान से मारने के लिए मेरे पास 70 चांस है। तरुण समझाकर बताता है। अब वो होटल के एक बड़े से कमरे के पास पहुंच जाते हैं और जिया तरुण के हाथ में से चाबी ले लेती है और दरवाजे कर लॉक के अंदर चाबी लगाकर लॉक को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर कमरे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरा अंदर से काफी ज्यादा आलीशान था और सामने ही गुलाब के फूलों से बना हुआ एक बड़ा सा गुलदस्ता दिल के आकार में रखा हुआ था। जिया आंखें फाड़ फाड़ कर उस कमरे को बस निहारे जा रही थी।
तरुण भी बस उस कमरे को देखे जा रहा था और उसे इतना सजा देखकर मन ही मन सोचता है, शायद हम किसी गलत कमरे के अंदर आ गए हैं। जिया उस कमरे में बस चारों तरफ उछलती फिर रही थी। सामने एक दिल के आकार का बना हुआ गुलाब के फूलों का बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा हुआ था। जिया उसे देखकर दौड़कर उसके पास जाती है और उसकी खुशबू को सूंघने लगती है। तभी तरुण उसके पास आकर हिचकिचा कर कहता है, जिया, अगर तुम्हें ये पसंद ना हो तो मैं वेटर से कहकर इन्हें यहाँ से निकलवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ऐसी कौन सी पागल लड़की होगी जिसे गुलाब पसंद नहीं होगे? जिया तरुण से कहती है और एक गुलाब लेकर नशीली आंखों से उसे देखते हुए उसकी तरफ आने लगती है। बेचारा तरुण इससे घबराता हुआ बस पीछे हटता ही जा रहा था और जिया अब आगे कहती है, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर अपनी पत्नी को खुश कैसे रखोगे? उद्धरण चिन्ह, तरुण एक कुर्सी से टकराकर कुर्सी के ऊपर गिरकर उसके ऊपर जिया से बचता हुआ बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि इसके बारे में बात करने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा है? उद्धरण चिन्ह, इतना सुनकर जिया हल्के से मुस्कुराती है और तरुण के ऊपर से हट जाती है और कमरे में आगे जाते हुए कहती है, ये कमरा सच में काफी ज्यादा सजा रखा है। मुझे लगने लगा है कि मुझे अब इस जगह से प्यार हो गया है। तरुण, क्या हम भविष्य में कभी यहाँ आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, हमने काफी लंबा सफर किया है और अभी हमें आराम करना चाहिए। तरुण बात टालकर कहता है और उस कमरे में से दूसरे बिस्तर वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही तरुण और जिया अब दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां बिस्तर को सजा देखकर तरुण के होश उड़ जाते हैं। बिस्तर भी दिल के आकार का था और पूरे बिस्तर पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने इस बिस्तर को किसी की सुहागरात के लिए सजाया हो। 23 मान कबीले के हथियार। जिया दौड़कर सीधा जाके उस बेड के ऊपर गिर जाती है और मस्ती में उस पूरे बेड पर पैर फैलाकर लोटपोट होने लगती है। जिया इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर तरुण के चेहरे पर 12 बज चुके थे और वो जिया से कहता है, जिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सुनकर और यहाँ आकर हमने शायद कोई गलती कर दी है। मुझे नहीं लगता कि ये रूम हमारा है। शायद वेटर ने हमें किसी और कमरे की चाबी दे दी है। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ना हमने कोई गलती की है और ना वेटर ने हमें किसी और कमरे की चाबी दी है, समझे? अब चुपचाप यही आराम करो, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जिया समझा कर कहती है, ठीक है, तो तुम यहाँ अंदर आराम करो और मैं वहाँ सोफे पर आराम करता हूँ। तरुण बाहर पहले वाले हॉल की तरफ इशारा करके कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिया जवाब देती है। तरुण इतना सुनकर बाहर पहले वाले हॉल में पड़े सोफे पर बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। वो मेडिटेशन करते समय अपनी और धनुष की हुई लड़ाई को याद करता है, खासकर उस वक्त को जब धनुष ने अपने एक ही वार में अपनी तरफ आती तरुण के नीले पौधे की रूट्स को रोक लिया था और अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करके तरुण के वार को एक ही बार में तोड़ दिया था। तरुण मन ही मन सोचता है, ऐसी गोल्डन लाइट शायद पहले कभी देखी हुई लग रही है। मान कबीले के पास ऐसे बहुत से गुप्त हथियार थे जो इसे तबाह कर सकते हैं, अगर उन्होंने काम किया तो। ये सब सोचता हुआ तरुण मेडिटेशन कर रहा था कि तभी उसे पिछले जन्म की एक बात याद आने लगती है। वो अचानक से एक सपने में खो जाता है। एक हट्टा कट्टा आदमी बहुत तेजी से जंगल के अंदर से किसी से बचकर भाग रहा था और उसके पीछे भागने वाला और कोई नहीं बल्कि तरुण ही था। तरुण उस आदमी को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से उसके पीछे भाग रहा था और वो हट्टा कट्टा आदमी तरुण ने बचकर वहां से भाग रहा था। तभी तरुण उसे मारने के लिए एक साथ बहुत सारे गुप्त सुइयों जैसे हथियार उस पर एक साथ तेजी से छोड़ देता है, पर वो आदमी तरुण के इस हमले को समझ जाता है और उससे बचने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर ब्लॉक करता है। और जैसे ही उसके शरीर से तरुण के वो हथियार टकराते हैं तो उस आदमी के शरीर से एक गोल्डन रंग की रोशनी निकलती है। कुछ हथियार उस आदमी के शरीर पर लग जाते हैं और कुछ उसके ब्लॉक करने से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। वो आदमी वहीं रुक जाता है और अपने शरीर पर लगे उन सभी हथियारों को हटाता हुआ हंसने लगता है। उसे मानो उन हथियारों के लगने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसका शरीर काफी मजबूत था और वो छोटे मजबूत सुइयों जैसे तीर या बोले तो गुप्त हथियार उसके शरीर के अंदर ज्यादा घुस ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे किसी मगरमच्छ के शरीर पर कांटे चुभ गए हो। वो आदमी बड़ी आराम से उन सभी को अपने शरीर से एक हाथ मार कर साफ कर देता है और इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर वार करने वाला वो आदमी यानी तरुण दिखाई नहीं देता। पर तरुण इस बार भी उसे दिखाई नहीं देता। उस आदमी को बस इतना पता था कि उसे पकड़ने के लिए कोई मान कबीले वाला उसके पीछे भाग रहा है, पर वो ये नहीं जानता था कि आखिर कौन उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है। और वो आदमी उससे लड़ना चाहता था ताकि उसे पीटकर वहां से भाग सके। वो आदमी इधर उधर नजर फेरता है, पर उसे अपने सामने और दोनों तरफ कोई नजर नहीं आता। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम तो लोहारों के कबीले से हो, तो फिर तुम यहाँ मान कबीले में क्यों आए हो? वो आदमी तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और पाता है कि एक नौजवान लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ है जो उससे ये पूछ रहा है। वो नौजवान लड़का तरुण था। तरुण को देखकर वो आदमी तरुण की बात का हंसकर जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ नजरों का मजा लेने आया था?
इसका मतलब तुम ऐसे सच नहीं बताओगे? तरुण उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बताना चाहिए? वो आदमी फिर से जवाब देता है, वैसे अगर इंसान को अपनी जान जरा भी प्यारी हो तो उसे बता देना चाहिए, वरना अपनी अकड़ और की हुई गलती के लिए बेवजह ही मारा जाएगा। तरुण समझाकर कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर देख लेते हैं कि कौन किसे मारता है। इतना कहकर वो आदमी तरुण से लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर तरुण ऐसे ही शांति से खड़ा रहता है और अपने सीधे हाथ को अपने मुंह की तरफ लाता है। एकदम से उसके सीधे हाथ की 5 उंगलियों में से छोटी कंचों जैसी गोल चिंगारी निकलती है और वो तरुण के सीधे हाथ की हथेली पर आकर गोल आकार में घूमने लग जाती है। ये देखकर वो आदमी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने दोनों हाथों को आगे करके एक गोल्डन रंग का कवच अपने आगे बना लेता है। तरुण अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लाता है और वो गोल घूमती हुई छोटी कंचों जैसी आग की गोलियां आपस में जुड़ जाती है और एक हो जाती है। तरुण अब अपने हाथों को एक दूसरे के अपोजिट खींचने लगता है और ऐसे ही वो एक आग की बनी गोली खींचना शुरू हो जाती है और एक चक्री में बदल जाती है, ठीक वैसी चक्री जैसी भगवान श्री कृष्ण के की उंगली में हुआ करती थी। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत अपने बनाए हुए कवच पर लगा देता है। तरुण अब बनी उस चक्री को तेजी से इस आदमी की तरफ छोड़ देता है और वो चक्री सीधा उस आदमी के कवच को तोड़ती हुई उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। उस आदमी की गर्दन शरीर से अलग हो जाती है और उसका शरीर वही तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जो भी बिना मर्जी के मान कबीले में घुसेगा इसी तरह मारा जाएगा। तरुण गुस्से में होकर कहता है और फिर वहां से वापस लौट जाता है। तरुण को मेडिटेशन करते हुए ये सब याद आ रहा था और अब एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान था। तरुण मन ही मन कहता है, तो पहले यहाँ देखी थी मैंने गोल्डन लाइट, पर मानना पड़ेगा मान कबीले के सभी हथियार थे बहुत ज्यादा कमाल के, बस अब मुझे उन्हें पूरी तरह से बनाना और याद आ जाए। इसके बाद तरुण उस कमरे की तरफ जाता है जिसके अंदर जिया थी। वो देखता है कि जिया सो गई है और ये देखकर तरुण उसके पास जाता है और उसे चादर ओढ़ा देता है और फिर उसके बाद बाहर आकर सोफे पर सो जाता है। सुबह होती है और पंछी चहकने लगते हैं। तरुण पहले ही उठ चुका था और सवेरा होता देखकर तरुण जाकर जिया को उठाता है। जिया, सुबह हो चुकी है और हमें अब यहाँ शाइन स्कूल की तरफ भी जाना है, तो प्लीज अब उठ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। तरुण जिया को उठाता हुआ कहता है। तरुण की आवाज सुनकर जिया की नींद खुलने लगती है और वो जम्भाई लेते हुए उठती है और कहती है, सुबह हो गई क्या? हाँ हो गई, और तुम अभी भी सो ही रही हो? तरुण जवाब देकर कहता है, यार ये बिस्तर था ही इतना अच्छा कि मुझे अब भी नींद आ रही है और सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जिया समझाकर कहती है, अब जो हुआ सो सही, अब जल्दी से खड़ी हो और तैयार होकर नीचे आओ, हमें स्कूल के लिए निकलना है समझी, और तब तक मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर तरुण वहां से नीचे चला जाता है। जिया खड़ी होती है और फिर नहाने पर तैयार होने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है। उसे काफी देर हो चुकी थी और तरुण नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। खुद को लेट होता देखकर तरुण फिर से वहां से उठकर अपने रूम में जाने की सोचता है कि तभी जिया वहां पर आ जाती है। मैं लेट हो गई क्या? जिया पूछती है। हाँ और बहुत, अब जल्दी से यहाँ से चलो। तरुण इतना कहकर जिया का हाथ पकड़ता है और उसे होटल से बाहर ले जाता है। वो दोनों शाइन शहर में बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिया उछलती हुई इधर उधर घूमती आगे चल रही थी। तभी शहर के अंदर उन्हें एक पुराने सामानों की दुकान दिखाई पड़ती है और तरुण उसकी तरफ जाने लगता है। ये देखकर जिया तरुण से कहती है, तो तुम यहाँ आने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि मुझे सोने भी नहीं दिया? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें उठाने का मेरे पास कोई पर तरीका भी तो नहीं था। तरुण जवाब देता है। इतना कहकर तरुण उस दुकान के अंदर चला जाता है और जिया भी उसके साथ साथ अंदर घुस जाती है। दुकान अंदर से काफी ज्यादा बड़ी और पुराने सामानों से भरी हुई थी। उसका मालिक अंदर एक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था और वो तरुण और जिया को दुकान में अंदर आता हुआ देख लेता है। तरुण और जिया अंदर आकर कीमती सामान ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल सके जो आगे उनके काम आ सके। तभी तरुण को वही मेज पर एक पत्थर दिखाई देता है जो थोड़ा शंतरी चमक रहा था और उस पर काले धब्बे भी लगे हुए थे। तरुण उसे देखकर उस मेज के पास जाकर उसे उठा लेता है और खुश होकर कहता है, ये बालों का क्रिस्टल है। तभी जिया उसकी बात सुन लेती है और पीछे से उसके पास आकर उसके हाथ में लिए हुए क्रिस्टल को देखते हुए कहती है, तरुण तुम इस बेकार के क्रिस्टल को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? हाँ खरीदना तो चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि इसका रेट क्या है। तरुण कहता है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, ज्यादा महंगा नहीं है, 100 सोने के सिक्के दो और इसे ले जाओ। इस बेकार के पत्थर की कीमत 100 सोने के सिक्के है। ये लूटने का बड़ा अच्छा तरीका है। जिया नाराजगी जताते हुए कहती है। तरुण उस पत्थर को वही मेज पर रख देता है और जिया उस दुकानदार को घूरने लगा जाती है। तभी वो दुकानदार बताता है, 100 सोने के सिक्के तो यहाँ बहुत काम दाम है, अगर तुम्हें ये खरीदना है तो पैसे दो वरना यहाँ से चले जाओ।
24 गोल्डन क्रिस्टल। दुकानदार को ऐसे बात करते देखकर जिया को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पीटने के लिए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी तरुण जिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे गर्दन हिलाकर ऐसा करने से मना करता है। ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा, तरुण जवाब देता है। तरुण के जवाब को सुनकर जिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से तरुण को देखते हुए पूछती है, तरुण तुम ठीक तो हो? तुम इस बेकार के पत्थर के लिए 100 सोने के सिक्के देना चाहते हो? आराम से जिया, मुझे ये पत्थर चाहिए क्योंकि ये काम का पत्थर है। इतना कहकर तरुण अपनी कमर पर पहनी हुई बेल्ट पर हाथ मारता है और उसमें से एक सोने के सिक्कों की पोटली निकलकर तरुण के हाथ पर आ जाती है। तरुण उस पोटली को लेकर उस दुकानदार के पास जाता है और उसे सिक्कों की वो पोटली देने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। वो दुकानदार अभी भी अपनी कुर्सी पर ही बैठा हुआ था और अब जब उसे समझ आ जाता है कि तरुण उस पत्थर को खरीदना चाहता है तो वो दुकानदार कहता है, ये पूरे नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ये पूरे नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है? आपने 100 सोने के सिक्के मांगे थे और इस पोटली में पूरे 100 सोने के सिक्के हैं। तरुण पोटली को देखते हुए कहता है और पोटली को दोबारा दुकानदार की तरफ बढ़ा देता है। अब मैं इसे 200 सोने के सिक्कों में बेचूंगा, दुकानदार जवाब देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि तरुण उसे किसी भी हालत में खरीदना चाहता है, इसलिए वो थोड़ी बेईमानी पर उतर आता है। उसका जवाब सुनकर तरुण चौंक जाता है और जिया गुस्से में आ जाती है और वो उसके पास आकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम हमें कुछ ज्यादा ही लूटने की नहीं सोच रहे हो? धोखेबाज, अभी तुमने कहा था कि तुम इसे 100 में बेचोगे और अब तुम अपनी जुबान से ही पलट गए और 200 पर आ गए। अब हमें तुमसे कुछ खरीदना ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह, जिया अब आगे तरुण का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहती है, तरुण चलो अब यहाँ से, हमें इस आदमी से कुछ भी नहीं खरीदना है। उद्धरण चिन्ह, पर तरुण जिया को रोक लेता है और दुकानदार जो कि अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहा था, तरुण इससे दोबारा पूछता है, क्या तुम ऐसे बेचना चाहते हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह, ठीक है, 500 सोने के सिक्के दो और ले जाओ और कोई बदलाव नहीं होगा, दुकानदार कहता है। उसकी ये बात सुनकर तरुण अब काफी ज्यादा चौंक जाता है और कुछ सोचकर अपनी पोटली वापस अपने पास रखकर जिया से कहता है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, हमें तो यहाँ से पहले ही चला जाना चाहिए था, इसके जैसे बेईमान दुकानदार से हमें कोई डील करनी ही नहीं चाहिए थी, जिया गुस्से में होकर कहती है और तरुण को पकड़कर वहां से बाहर ले जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, एकदम से पीछे से दुकानदार बोलता है, अगर तुम्हारे पास अब इतने पैसे नहीं है तो तुम 200 सिक्के देकर इसे यहाँ से अभी ले जा सकते हो और बाकी का बचा हुआ 10 सिक्के 10% के ब्याज से हर महीने पे कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात सुनकर जिया के बदन में आग दौड़ जाती है और वो गुस्से में उस पर चिल्ला कर कहती है, बेईमान इंसान, भाड़ में जा, हमें तुझसे कुछ भी नहीं खरीदना। उद्धरण चिन्ह, 10 सोने के सिक्के हर महीने, इसका मतलब ये आदमी जानता है कि मैं एक सोल मास्टर हूँ, पर मैं इसकी सोल पावर को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तरुण खुद से मन ही मन कहता है, तुझे पैसे ने अंधा बना दिया है, बेईमान कहीं का। जिया गुस्से से उस पर चिल्लाए जा रही थी। जिया अब तरुण से कहती है, तरुण चलो अब यहाँ से, क्योंकि मैं इस आदमी को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसे पैसे ने अंधा बना दिया है। उद्धरण चिन्ह, तरुण जिया की बात पर गौर न करते हुए दुकानदार से कहता है, मुझे ये सौदा मंजूर है। उद्धरण चिन्ह, तरुण की बात सुनकर जिया एकदम से चौंक जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो सही जगह है ना, तुम सोच भी रहे हो कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? जिया तुम परेशान मत हो, मैं ये सोच समझ कर ही कर रहा हूँ, तरुण जवाब देता है। तरुण के सौदे को मंजूर करने से दुकानदार अब अपनी नज़र तरुण और जिया पर डालता है और तरुण को निहारते वक्त उसकी नज़र तरुण की कमर पर बंधी बेल्ट पर जाती है। उसे देखकर वो दुकानदार अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतारकर तरुण से पूछता है, तुम्हें ये बेल्ट कहाँ से मिली? मेरे टीचर ने मुझे ये दी थी, क्या तुम इसे पहचानते हो? तरुण बेल्ट पर हाथ रखकर पूछता है। तरुण के इतना कहते ही जिया गुस्से में दुकानदार से कहती है, क्या तुम फिर से तय किया हुआ दाम बदलना चाहते हो? क्या तुम उसके स्टूडेंट हो? दुकानदार तरुण से पूछता है। इस पर तरुण हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और अब वो दुकानदार आगे कहता है, तुम इस क्रिस्टल को अपने साथ ले जाओ। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर तरुण मुस्कुराता है और अपनी बेल्ट पर हाथ मारकर उसमें से सोने के सिक्कों की 2 पोटली निकालकर दुकानदार को देने के लिए जाते हुए कहता है, मैं आपको हर हफ्ते 10 सोने के सिक्के भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसे मुफ्त में दे रहा हूँ, दुकानदार जवाब देता है। मुफ्त में? तरुण चौंक कर कहता है, ये ज्यादा कीमती नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो और अब मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, मुझे नींद आ रही है, दुकानदार जम्भाई लेते हुए कहता है। क्या ये मास्टर को जानता है? तरुण मन ही मन सोचता है। तभी जिया पीछे मेज पर रखे क्रिस्टल को जल्दी से उठाकर तरुण के पास आकर कहती है, तरुण ये हमें मिल गया, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर जिया तरुण का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले जाने लगती है। तभी तरुण जिया को रोककर कहता है, जिया रुको,
इतना कहकर तरुण जिया की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाता है और पीछे मुड़कर दुकानदार से कहता है, अंकल प्लीज मुझे कोई दाम बताइए। उद्धरण चिन्ह। पर दुकानदार चुप कुर्सी पर लेटे रहता है और उसको कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर तरुण अपनी दोनों सोने के सिक्कों की पोटली वही मेज पर रख देता है और जिया के साथ उस क्रिस्टल को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद दुकानदार खड़ा होता है और खड़ा होकर दरवाजे के पास आ जाता है और मेज पर रखी 2 पोटली को देखकर अपने हाथ पीछे करते हुए कहता है, मास्टर क्या तुम मुझसे इस बार भी छुपना चाह रहे हो? तरुण और जिया वापस रोज होटल पहुंच चुके थे और अपने सामने मेज पर रखे उस क्रिस्टल को घुरे जा रहे थे। तभी तरुण अपनी बेल्ट पर हाथ मारता है और एक हथौड़ा निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। तरुण हथौड़े को लेकर उस क्रिस्टल पर एक जोरदार चोट मारता है। क्रिस्टल पर जोर से हथौड़ा लगते ही एक बहुत जोर की आवाज उसमें से निकलती है। जिया भी इससे अपने दोनों कान बंद कर लेती है। तरुण की वो चोट क्रिस्टल पर लगते ही क्रिस्टल टूट जाता है और गोल गोल छोटी बहुत सारी बॉल में बदल जाता है और वो सभी ऊपर हवा में उड़ने लगती है और पूरे कमरे में बिखर जाती है। तरुण एक उड़ती गोल्डन बॉल के पास जाता है और उसे अपने हाथ से पकड़ता है और देखकर जिया से कहता है, जिया जल्दी करो और इन सबको इकट्ठा करने में मेरी मदद करो, किसी एक को भी छोड़ना मत। उद्धरण चिन्ह। जिया जल्दी से थोड़ी ही देर में सारी उड़ती हुई गोल्डन बॉल को इकट्ठा करके तरुण के हाथ में रख देती है और पूछती है, ऐसे क्रिस्टल तुम्हें कहीं भी पूरी धरती पर मिल जाएंगे? पूरी धरती इन सब से भरी हुई है, फिर तुम इनके लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ये कोई आम क्रिस्टल नहीं है, ये बालों का क्रिस्टल है। तरुण बताता है, बालों का क्रिस्टल? और ये करता क्या है? जिया पूछती है। ये क्रिस्टल काफी ज्यादा मजबूत होता है और इससे इतना पतला हथियार बनाया जा सकता है जितना कि हमारे शरीर का एक बाल होता है। और खास बात तो ये है कि ये इतना मजबूत होता है कि बाल जितना पतला होने के बाद भी ये आसानी से नहीं टूट सकता और इसीलिए इसे बलों का क्रिस्टल बोला जाता है। तरुण समझाकर बताता है। इसके बाद तरुण बाकी छोटी बॉल को अपनी बेल्ट के स्पेस में रख लेता है और एक गोल्डन गोली को अपनी हथेली पर रखता है और एकदम से वो एक बाल जितने पतले सुई जैसे हथियार में बदल जाता है। जिया भी उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और तरुण उसे बताता है, इसे हम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके भी बड़ी आसानी से ऐसे हथियार में बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो इसका हमला कितना ताकतवर होता है? जिया पूछती है। इतना सुनते ही तरुण उस गोल्डन बॉल से बने हथियार को बेड पर तेजी से फेंक कर मारता है और उसे लगते हुए एकदम से पूरी बेडशीट फट जाती है। जिया इससे काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि एक बाल जितने पतले हथियार ने बेडशीट को पूरा तबाह कर दिया था। और अब जिया सोचते हुए कहती है, मुझे तो ये अब भी समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें वो गुप्त हथियार याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? ये उससे भी ज्यादा पतला और तेज है। सोल पावर की मदद से ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तरुण बताता है, अगर इसे किसी इंसान के शरीर पर मारा जाए तो? जिया पूछती है और जल्दी से अपने बेड पर जाती है और अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस हथियार को दोबारा से बना लेती है और वो हथियार निकलकर जिया के मुंह के सामने आ जाता है। जिया उसे उठाकर देखने लग जाती है और उसे अपनी उंगली पर हल्का सा चुभाती है जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तरुण अब उसकी तरफ आता हुए बताता है, अगर इसे कोई इंसान के शरीर में मारा जाए तो ये उस इंसान को जान से मार देगा और उसके अंदर से इसे बाहर निकालने के लिए उसके शरीर के उस हिस्से को काटना होगा जहां इसे मारा गया होगा। ये एक नेचुरल गुप्त हथियार है और हम इसे इसलिए बालों का हथियार बुला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तरुण। ये हथियार कुछ ज्यादा ही बेकार है। इतना कहकर जिया तरुण को वो बॉल बना हुआ गोल्डन बालों का हथियार वापस कर देती है। इस दुनिया में ये कोई हथियार नहीं है और ये सब इसे इस्तेमाल करने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। ये काफी ज्यादा अच्छा है अगर ये किसी अच्छे इंसान के हाथ में हो और ये काफी ज्यादा बुरा भी है अगर ये किसी दुष्ट इंसान के हाथों में हो। अगर इसका इस्तेमाल किसी बुरे इंसान को सजा देने के लिए किया जाए तो ये बेहतर है। तरुण समझाकर बताता है। 25 शाइन स्कूल। अगली सुबह तरुण और जिया दोनों शाइन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते जिया काफी ज्यादा थक जाती है और गर्मी की वजह से उसके माथे पर पसीना भी आने लगता है। तरुण। क्या हम कुछ देर आराम नहीं कर सकते? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब मुंह से और नहीं चला जा रहा, जिया कहती है। तुम अब बड़ी हो रही हो जिया और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी चाहिए। तू ये कर सकती हो, तरुण जिया को हौसला देते हुए कहता है। मुझे पता नहीं था कि स्कूल इतना दूर पड़ेगा, पर चलो अब जब तुम कह ही रहे हो तो चलना तो पड़ेगा ही, आखिर तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पर क्या मास्टर ने बताया नहीं था कि शाइन स्कूल इतना दूर पड़ने वाला है? हम काफी दूर आ चुके हैं और अभी तक भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं, जिया परेशान होकर बताती है। इतना सुनकर तरुण वही रुक जाता है और तरुण को ऐसे रुका देखकर जिया पूछती है, अब तुम्हें क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। चलना तो है, पर मुझे पता है कि तुम अब ज्यादा नहीं चल पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले चलता हूँ। तरुण कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? सोच लो, जिया पूछते हुए कहती है। हाँ ठीक है, सोच लिया, अब चलो आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तरुण जवाब देता है।
इतना सुनते ही जिया उछलकर तरुण की पीठ पर बैठ जाती है और तरुण मजाक करते हुए कहता है, अरे तुम तो बड़ी होने के साथ साथ भारी भी होती जा रही हो। इस पर जिया तरुण के सिर पर हल्के से मार कर कहती है, तुम मुझे मोटी कहना चाह रहे हो? ऐसा सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। अच्छा सॉरी गलती हो गई, अब आगे से नहीं कहूंगा। तरुण कहता है, कहने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब आगे चलो। जिया फिर से तरुण को मार कर कहती है। तरुण अब जिया को अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल की तरफ ले जाने लगता है। काफी दूर आगे आने के बाद जिया तरुण को इशारा करते हुए कहती है, तरुण वहां आगे देखो। उद्धरण चिन्ह। जिया की बात सुनकर तरुण तुरंत आगे देखता है। एक बहुत पुराने गेट से थोड़ी दूर एक तंबू लगा हुआ था और वहां से एक बहुत लंबी लोगों की लाइन लगी हुई थी। जिया और तरुण भी उस लाइन में आकर लग जाते हैं। जिया ऊपर उचक कर उस पुराने गेट की तरफ देखती है जिस पर जंगली बेल लिपटी हुई थी। उन्हें देखकर जिया कहती है, ये एक सोल मास्टर स्कूल है। इसकी हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तरुण, तुम्हें नहीं लगता कि शायद मास्टर से कोई गलती हुई हो और उन्होंने हमें गलती से यहाँ भेज दिया हो? ये कहीं से भी एक स्कूल जैसा नहीं लग रहा। क्या ये कोई खंडहर है? उद्धरण चिन्ह। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। तरुण जिया को समझाकर बताता है। तरुण की बात सुनकर जिया शांति से लाइन में खड़ी हो जाती है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सबसे आगे खड़ा हुआ एक बच्चा तंबू के पास जाता है जहां एक आधी उम्र से ज्यादा उम्र का आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे यहाँ बच्चों का स्कूल में एडमिशन करने के लिए बैठाया हुआ था। बच्चा उसके पास आता है और सामने रखी फीस की पेटी में 10 सोने के सिक्के डालकर कुर्सी पर बैठे आदमी से कहता है, मिस्टर, ये रहे मेरे एडमिशन के लिए 10 सोने के सिक्के। उद्धरण चिन्ह। बच्चे के सिक्के डालने के बाद वो आदमी कहता है, ठीक है, अपना हाथ आगे करो। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही वो बच्चा अपना हाथ आगे करता है और वो आधी उम्र का आदमी अपना हाथ उसके हाथ पर रख कर कुछ चेक करके बोलता है, तुम्हारी उम्र मेल नहीं कहा रही है, तुम वापस जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी उसके साथ आया उसका पिता बोलता है, मिस्टर, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मेरे बच्चे ने एडमिशन के लिए अभी उम्र पूरी की है। उद्धरण चिन्ह। इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा बच्चा अभी ज्यादा छोटा है और स्कूल के रूल के हिसाब से उम्र से पहले इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। वो आधी उम्र का आदमी बताता है, अगर ऐसा है तो फिर हमारी एडमिशन फीस, उसका क्या? उसे आप रिफंड कर दीजिए। उस बच्चे का पिता कहता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एडमिशन फीस वापस नहीं की जाएगी। वो आधी उम्र का आदमी कहता है, रिफंड नहीं होगी? इसका क्या मतलब है? तुम पैसों के लिए हमें धोखा दे रहे हो। उस बच्चे का बाप चिल्लाकर उस आदमी से कहता है, जल्दी कर और यहाँ से जा। पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उन्हें परेशान मत कर। वो आदमी धमका कर कहता है, नहीं, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर हमें पता होता कि ये स्कूल इतना गरीब है कि हमारे ही पैसे ठगने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ अपने बच्चे को लाता ही नहीं। बच्चे का पिता चिल्लाकर कहता है। स्कूल की तरफ से बैठे उस आधी उम्र के आदमी की चालाकी के बारे में अब वहाँ खड़े सब लोग बातें करने लग जाते हैं और तरुण और जिया भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी अब वो एडमिशन करने वाला आदमी किसी को आवाज लगाते हुए कहता है, धनुष, कोई पैसे वापस करने के लिए बोल रहा है, क्या तुम इसे संभालोगे? उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही एक आदमी जो पेड़ पर बैठा हुआ था सीधा कूदकर नीचे आ जाता है। ये धनुष वही था जिससे होटल में तरुण की लड़ाई हुई थी। धनुष नीचे आते ही धीमी आवाज में कहता है, तो तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए? तुम्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा अगर तुम मुझे हरा देते हो तो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही धनुष अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लेता है और उसकी तीनों सोल रिंग निकल कर बाहर आ जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। उस बच्चे का पिता भी घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, हमें कोई पैसा वापस नहीं चाहिए, तुम सब रख लो। चलो बेटे, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर एडमिशन करने वाले आदमी के पास आती है और फीस पेटी में फीस डालकर अपने बच्चे को चेक करवाती है, पर वो आदमी उसके बेटे को भी फेल कर देता है। इस पर वो औरत गिड़गिड़ाते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों? मेरा बेटा तो बिल्कुल परफेक्ट है और इसके पास 100 साल पुरानी सोल रिंग भी है। 100 साल पुरानी सोल रिंग होना कोई आम बात नहीं होती, फिर भी तुम इसे क्यों निकाल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अच्छी बात है कि उसके पास एक है, पर अगर इसकी सोल पावर को देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहाँ एडमिशन लेने के लिए चाहिए। एडमिशन करने वाला आदमी बताता है, हम कुछ समझे नहीं। इस बार उस लड़के का पिता बोलता है। इस पर वो एडमिशन करने वाला आदमी अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आकर बताता है, जब तुम हमारे शाइन स्कूल में रजिस्ट्रेशन करते हो तुम्हें तभी सारे नियम पढ़ लेने चाहिए। अगर तुम यहाँ बिना उन्हें जाने आते हो तो तुम्हें एडमिशन फीस वापस नहीं मिलेगी, अगर नहीं चुने गए तो।
उद्धरण चिन्ह। वो आदमी अब आगे बाकी के लाइन में खड़े लोगों से कहता है, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो अभी भी देरी नहीं हुई है। जो वापस जाना चाहता है वो वापस जा सकता है। यहाँ बस उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो शक्तिशाली है, और कमजोरों को वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ताकतवर मास्टर चाहिए। जिस किसी की उम्र एडमिशन की उम्र से ज्यादा है और सोल पावर 21 से ज्यादा है, वो यहाँ रुक सकता है और बाकी सब वापस जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वो आदमी अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसके शरीर से बहुत सारी सोल रिंग निकलकर बाहर आ जाती है। ये देखकर तरुण और जिया दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ये एक सोल सम्राट है। तरुण उसे देखकर कहता है। वो आदमी अब अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक टूल मार्शल सोल थी। उसकी मार्शल सोल एक डार्क ग्रे रंग के मेटल से बनी एक छड़ी थी। वो आदमी अपनी उस छड़ी को जोर से धरती में मारता है और इससे एक बहुत जोर का झटका वहां खड़े हुए सभी लोगों में लगता है और वो सभी थोड़े पीछे धकेले जाते हैं। इसके बाद वो आदमी यानी सोल सम्राट अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में समा लेता है और अपनी कुर्सी की तरफ जाते हुए कहता है, अगला कौन है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो आदमी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके बैठने के बाद जिया तरुण के कान में धीरे से कहती है, ये स्कूल तो अब मुझे काफी मजेदार लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। यानी अब तुम्हें मास्टर की बात का भरोसा हो गया है। सही कहा। तरुण पूछता है। इस पर जिया हमें अपनी गर्दन हिला देती है। बहुत सारे बच्चे अपने आप को चेक करा कर वहां से वापस चले जाते हैं और तभी अब धनुष की नजर तरुण और जिया पर पड़ती है। तरुण और जिया भी ये देख लेते हैं कि धनुष उन्हें देख रहा है। धनुष को देखकर तरुण अपनी गर्दन हल्के से हिलाता है और धनुष भी वही करता है, पर जिया धनुष को देखकर गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। अब एक प्यारी सी सुंदर लड़की जिसने आसमानी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपने आप को चेक कराने के लिए आगे आती है। उसे चेक करने के लिए एडमिशन करने वाले सोल सम्राट अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हैं और एकदम से चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तरुण और धनुष का भी ध्यान अब उसी लड़की की तरफ जाता है और वो एडमिशन करने वाले उस बूढ़े आदमी से अपनी प्यारी से आवाज में पूछती है, क्या मैं आपके इस टेस्ट में पास हो गई? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर धनुष भी हल्के से मुस्कुराता है और वो बूढ़ा एडमिशन करने वाला अपनी कुर्सी छोड़कर उस लड़की के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारा परिवार जानता है कि तुम यहाँ हो? वैसे मैंने स्कूल के सारे नियम पढ़े हुए हैं और मैं उन सब से अच्छे से मेल खाती हूँ, तो तुम्हारे पास मेरा एडमिशन ना लेने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। वो लड़की कहती है। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा धनुष की तरफ इशारा करता है और फिर धनुष आगे आता है और कहता है, ठीक है, तुम अंदर जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही वो लड़की स्कूल के अंदर चली जाती है और अब तरुण सामने आकर फीस की पेटी में फीस डालता है और उस बूढ़े आदमी से जिया की तरफ इशारा करके बताते हुए कहता है, मिस्टर, हम दोनों यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।